नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज बात नक्सल इलाकों की, नक्सलवाद की। जी हां, 1960 के दशक में जब सामाजिक बदलाव और अधिकारों को लेकर कुछ लोगों और संगठनों ने विचारधारा के नाम पर एक आंदोलन को खड़ा किया और बीते वक्त के साथ उस विचारधारा वो रास्ते से उतरी और फिर हिंसक होती चली गई। इसके बाद कई दशकों तक विचारधारा के नाम पर संविधान और स्थानीय सरकारों के साथ टकराव और उसमें हजारों लोगों की मौत। लेकिन ये सफर 2010 आते आते अपने चरम पर पहुंचा और उस वक्त देश के करीब 214 जिले इसकी चपेट में थे। लेकिन 2010 के बाद नक्सलवादी विचारधारा 2017 आते आते अब कमजोर पड़ती दिखती है। इस वक्त जो ताजा आंकड़े हैं उसमें महज 54 जिले अब नक्सलवाद या नक्सल कॉरिडोर के तहत आते हैं। हाल के कुछ वर्षों में तेजी के साथ हिंसक घटनाओं में न सिर्फ कमी हुई है बल्कि नक्सलियों के खात्मे की तरफ सरकार के कदम तेजी के साथ बढ़े हैं। आज समझेंगे कि असल में इस बदलाव के पीछे के कारण क्या हैं और उन नक्सली इलाकों में जहां पर उनका खौफ हुआ करता था वहां पर अब विकास की बयार या विकास का दीपक कितना तेजी के साथ जल रहा है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीके मिश्रा जी, पूर्व एडीजी बीएसएफ। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं रामचांद नेताम साहब, बीजेपी के सांसद हैं और छत्तीसगढ़ से आप आते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वाल्मीकि प्रसाद सिंह साहब हमारे साथ है, पूर्व गृह सचिव भारत सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों से मैं शुरुआत करूंगा। नेताम साहब, आपसे। नया एक्शन प्लान जब मोदी सरकार आई 2014, उसके बाद 2022 तक नक्सल मुक्त भारत की बात कही गई। इसे कैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं? और फिलहाल जो 2017 के ताज़ा आंकड़े हैं वो काफ़ी, मैं कहूँ, पॉजिटिव नज़र आते हैं कि जब 150 फिर 100 और अब करीब 60 से नीचे वो जिले हैं जहां पर अब नक्सल प्रभावित हैं या फिर नक्सली जहां पर गतिविधियां सीमित रह गई हैं। देखिए, निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो पूरे देश में उनके प्रति जो आस्था और विश्वास जगा था उसे निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में भी उसका काफ़ी फायदा हुआ। और यही कारण है कि हमारे छत्तीसगढ़ आज सर्वाधिक नक्सल इफेक्टेड प्रदेश है और इसमें लंबे समय से हम नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। लेकिन सफलता यदाकदा तो हमें बराबर मिलते रहा। हमारे उसमें संघर्ष में कोई कमी नहीं हुआ और सरकार भी जो राज्य सरकार है वो भी कभी पीछे कदम नहीं खींची है। लगातार हमारा लड़ाई चलते रहा। वर्तमान में जो केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, उससे छत्तीसगढ़ को काफ़ी सपोर्ट मिला। और यही कारण है कि हमें हर मोर्चे में सहयोग जो मिल रहा है और उसका एक बहुत सार्थक परिणाम भी अब मिलने लगे हैं। और ये कह सकते हैं कि जहां सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे जगहों में जाना मुश्किल होता था, आज वहां कलेक्टर आईएएस आईपीएस बैठ करके पूरे 32 विभाग का संचालन कर रहे हैं और उस जिले की बेहतरी के लिए योजना बना करके, पूरा योजना का क्रियान्वयन करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक सरकार की योजना पहुँचा रहे हैं। तो जिसके वजह से आज नक्सलियों के पैर जो है उखड़ने लगे हैं और यही कारण है कि बहुत तेज़ी से उनका ग्राफ जो है गिरा है और हमारा जो प्रशासन का जो मूवमेंट है नीचे स्तर तक पहुँचा है, यानी कि तस्वीर बदली है। वाल्मीकि साहब, सरकार जिस तरीके से पहले भी क्योंकि नक्सल के खिलाफ काम हो रहा था, अभी भी काम चल रहा है, लेकिन क्या वो फैक्टर हैं जो कि अब जमीन पर ऐसा लगता है कि कारगर हो रहे हैं? क्या सरकार की या फिर सुरक्षा बलों की एग्रेसिव पॉलिसी है, डेवलपमेंट को लेकर अब नए प्लान हैं या फिर स्थानीय जनता का सपोर्ट है? क्या कुछ आप देखते हैं? देखिए, ये समस्या पुरानी है, जैसा आपने कहा 67 से चल रहा है
लेकिन उसके पहले भी समस्या थी, विचारों की समस्या थी। एक धरा था, वो कहता था कि ये जो संविधान है भारत का वो अमीरों का है और उसके लिए वायलेंट तरीके अपनाने चाहिए। कम्युनिस्टों की फिलॉसफी थी और आंध्रा से शुरू हुई थी जी। फिर बाद में बंगाल गई और फिर इस बंगाल में भी था। तो वो सारी विचारधारा जो थी वो B.R. अम्बेडकर, हमारा जो संविधान है वो क्लियर है कि हम संवैधानिक तरीके से समस्याओं का हल करने में विश्वास रखते हैं। और ख़ास तौर पर स्प्लिट के बाद CPI में ये माओ से तुंग के इन्फ्लुएंस में ये लोग नक्सली बन गए। तो ये तो समस्या विचार की, लेकिन ग्राउंड पर बड़ी समस्याएं थी। दलित और आदिवासी खास तौर पर ये जो डैम्स बने, डेवलपमेंट के वर्क हुए, तो उनको लैंड राइट्स नहीं था बहुत जगहों में, तो उनको पैसे नहीं मिले, मुआवजे नहीं मिले, वो बेघर हो गए, कहीं कुछ पैसे मिले। तो ये ऐसे इलाकों में रहते थे जहाँ लैंड रिकॉर्ड्स का हिसाब किताब भी ठीक नहीं था। तो इससे एक फ्रस्ट्रेशन हुआ और वो फ्रस्ट्रेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलता गया। अब उस फ्रस्ट्रेशन को हम रोक पाए। तो अभी जो सरकार की नीति है, जब मैं गृह सचिव था तब भी 99 में हमने, वो अटल जी की सरकार थी, लाल कृष्ण अडवाणी जी गृह मंत्री थे और वहाँ के आंध्रा के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। अनडिवाइडेड आंध्रा की बात कर रहा हूँ। तो हमने एक कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया था जिसमें सारे विभागों के लोग रहें और मैं उसका कन्वीनर था। मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे कि एक जो पॉलिटिकल विल होता है, जिसकी चर्चा माननीय नीतम जी ने की है। हाँ, नीतम जी ने किया है। तो वो पॉलिटिकल विल जो होता है वो राज्य से पृथक रहता है। क्योंकि इलेक्शन का भी मामला है, इससे जुड़ा हुआ है। कई राज्यों में इलेक्शन के टाइम में समझौते हो जाते हैं, मुझे उसके डिटेल्स में जाना नहीं है। इसीलिए आप एक्शन फर्म नहीं ले पाते। दूसरी कमजोरी हमारी है कि जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो स्टेट की बाउंड्रीज होती। तो मेरी राय तब भी थी और अभी भी है कि जब जाती है CRP या कोई दूसरी फोर्स, तो हमारी जो अपनी फोर्स होती है स्टेट की, उसको ज्ञान होता है जगह का, और जो बाहर से आती है उसको ज्ञान नहीं होता है ग्राउंड का जी। और उसके पास ये भी तजुर्बा नहीं होता है, उसके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, कहाँ पर तो क्या मदद मिलेगी, कहाँ पर खतरा ज्यादा है। मुख्यमंत्री जी जितने हैं और बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं अभी हमारे देश में कई एक, तो उनको चाहिए कि ये फोर्स को चलने दें। केस तो रजिस्टर होगा उनके राज्य में, लेकिन जो फोर्स चल रही है, जैसे आप यहाँ से चले और यहाँ खदेड़ दिया उनको, जो दूसरे राज्य की सीमाओं में जब चले गए तो ये फोर्स रुक जाता है। नहीं, इसी फोर्स को चलने दी, कंटिन्यूटी होनी चाहिए जिससे ज्यादा सुखद नतीजे मिल सकते हैं। लेकिन एक जो बात आपने कही है कि कोऑर्डिनेशन की बात और एग्रेसिव तरीके से अप्रोच की बात, लेकिन क्योंकि मिश्रा जी आप लगातार ऑपरेशंस को देखते रहे हैं, जो घटनाएं होती हैं आप करीब से आपने देखा है, क्या पहले जो हमने टैक्टिक्स अपनाई थी कि हमलावर तरीके से निपटना है, वो उसमें कहीं कोई खामी थी, या फिर उसके साथ साथ डेवलपमेंट के इंस्ट्रूमेंट वहां पर उसको कवर किया जाए, ये दोनों मिलकर ज्यादा क्रूशियल और ज्यादा इफेक्टिव है इस वक्त? बिल्कुल, क्योंकि मैं तकरीबन कोई भी नक्सल इंसिडेंट्स देश में होता है, मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ, आज भी जाता हूँ देखने के लिए। मैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पर्टिकुलर मालकानगिरी, सुकमा, नारायणपुर, सब जगह जा कर के, दरबा घाटी, जेरम घाटी, जहाँ जहाँ पर इंसिडेंट हुआ सब जगह जा कर के देखा हूँ। पहले जो वाल्मीकि जी बता रहे थे, एक्स होम सेक्रेटरी बता रहे थे, जो सिचुएशन हमारा था, ठीक है, अभी जो है 60 से नीचे आ गया है। 58 डिस्ट्रिक्ट्स में 4 स्टेट रह गए में, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़, और वहाँ पर ये 4 स्टेट में रह गए। लेकिन अभी जो कोऑर्डिनेशन है, पहले मैंने ऑपरेशन देखा था जब मैं गया था वहाँ पर, सब अपने अपने ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन रोड हेड के आसपास ऑपरेशन होता था। हेलीबाउंड ऑपरेशन कभी आज तक हुआ ही नहीं है।
एनटीआरओ वहां पर रायपुर में बैठा हुआ था। एनटीआरओ के साथ कोई कनेक्शन, कोई भी फॉरवर्ड पोस्ट का नहीं था। एनटीआरओ का जो ड्रोन्स काम करेंगे उसके साथ ग्राउंड कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं था। सर जो बता रहे थे, अगर जैसे दरबा घाटी में इंसिडेंट हुआ जहां पर बीसी शुक्ल वगैरह कांग्रेस के काफी लीडर्स मारे गए थे, वहां से उनसे प्लानिंग हुआ उड़ीसा में, दंडकारण्य में, मालकानगिरी में प्लानिंग हुआ, जो आंध्र ग्रुप ने प्लानिंग किए और मारे उन्होंने दरबा घाटी में। दरबा घाटी से विड्रॉ किए तुलसीगिरी होकर के अगेन बैक टू मालकानगिरी। तो ये जो बॉर्डर एरिया है, उस बॉर्डर एरिया के ऊपर कंट्रोल नहीं था। अब जो है मैं ये बताना चाहता हूं, पर्टिकुलरली 2017 बिगिनिंग से जो जितना इंसिडेंट हुआ, 1 अप्रैल 2017 के बाद बता रहा हूं, 2017 अप्रैल ऐसा एक महीना है जहां पर कि 2010 के बाद सबसे ज्यादा इंसिडेंट छत्तीसगढ़ में हुआ जी। अब इसके बाद जो है राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जो मीटिंग बैठा, उसके साथ जो कोऑर्डिनेशन किया गया, उसका इफेक्ट ग्राउंड में बहुत जल्दी आया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अलग अलग राज्यों में बिल्कुल जो आंकड़े हैं वो अलग अलग हैं, ऐसा क्यों है? इसलिए है, मैं क्लियरली बड़ा खुल के बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि मैंने चारों स्टेट को जाता हूं, चारों एरिया को मैंने दंडकारण्य, आबूसमार, आंध्र उड़ीसा बॉर्डर, सुकमा, चारों जगह में जाया हूं। मैं डेवलपमेंट का बात बता रहा हूं, मैं कोई चीज पाना चाहता हूं। जो डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ है, जो डेवलपमेंट सुकमा में हुआ है, वो डेवलपमेंट बिहार में नहीं हुआ है, उससे कम हुआ है उड़ीसा में। इसके लिए जिम्मेदार तो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, इट इज नॉट ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फोर्स है, सर सही बता रहे थे, जो फोर्स बाहर से जा रहे हैं, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, वो 2 साल वहां पर डिप्लॉय रहते हैं, 2 साल के बाद आ जाते हैं, नया फोर्स चले जाता है। एक तो उनका लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, एक तो टेरेन एनालिसिस, टेरेन में कैसे काम करेंगे उसके लिए कोऑर्डिनेशन की बेहतर तो जरूरत है, कोऑर्डिनेशन ज्यादा मारक क्षमता उसकी हो सकती है। अभी जो आईआरबी बटालियन खुले हुए हैं हर एक स्टेट में, इनका रिजल्ट अभी आना शुरू होगा। नेताम साहब, एक चीज जो है जो दिखती है साफ तौर पर, इसे कैसे आप टैकल करेंगे? क्योंकि जब आपने एक संकल्प लिया है 2022 तक नक्सलवाद मुक्त भारत की बात, अलग अलग में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में जो हिंसक घटनाएं, या जो उस इलाके की बात करूं, उसमें अलग अलग तरीके से नजर आ रहा है। किसी राज्य में बहुत कम है, 90% तक कमी आई, और किसी राज्य में यह आंकड़ा सिर्फ 30 तक सीमित है। क्या जो वहां की स्थानीय जनता उसको भरोसे में लेने की बात, उसके लिए जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको खोलने की बात, विकास के योजनाओं को लेकर डिफर है अलग अलग राज्य का एजेंडा, इसीलिए आंकड़े अलग हैं, या कुछ और? देखिए, नक्सल मोर्चे पर कोई ऐसा नहीं है कि तत्काल कोई जादू की छड़ी के तहत जो है उसे सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन खास करके मैं अपना अनुभव बता सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने बेहतर काम करने का प्रयास किया है, और इसीलिए सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, फिर सिर्फ जो है बंदूक का जवाब बंदूक से ही, गोली के जवाब गोली ही नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में हमने डेवलपमेंट को बढ़ाया। सोच नहीं सकते कि सुकमा और बीजापुर जैसे जगहों में, नारायणपुर जैसे जगहों में भी आज हमारा कलेक्टर बैठ कर के वहाँ काम कर रहे हैं, और तमाम सारे डिपार्टमेंट वहाँ काम कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ जब काम कर रहा है तो वहाँ जो बेरोजगार युवक भटक रहे थे, उनको भी बड़े पैमाने पर रोजगार में रखा गया। आईआर बटालियन के तहत भी हमें 4 बटालियन मिला, अधिकांश 75% युवकों को, वहाँ के लोगों को भर्ती किया। आज रोजगार अगर उनको मिल जाएगा तो उनके हाथ में बंदूक नहीं होगा, बल्कि पेन होगा, कलम होगा। और यही वजह है कि आज बड़े पैमाने पर यूथ हमारे साथ जुड़ करके प्रशासन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और लोगों के हित में पूरा अपना समय दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। यही पर हम डेवलपमेंट के साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी ऊंची छलांग लगाई है, बड़ी छलांग लगाया है जी। और यही कारण है कि आज उनसे मोह भंग हो रहा है, मोह भंग हो गया। छिटफुट घटनाएं अलग बात हैं, लेकिन हम इस एक तरह से हमारा जो बृहद हमारा जो कार्य योजना बना करके जो काम चल रहा है, आज उसी का कारण है कि हमें इन क्षेत्रों में सफलता व्यापक जो है सफलता मिल रही है। सिंह साहब, सर एक जो चीज़ है, कह रहे हैं कि
क्योंकि राज्य डेवलपमेंट को लेकर स्थानीय मसला है, अलग सरकार ने जिम्मेदार पर कहा कि राजनीति, वोट, इलेक्शन ये सब भी बड़े फैक्टर होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसने सबको प्रभावित किया है और हमारे संविधान की आत्मा को झकझो एक तरीके से पेन दिया है, दर्द दिया है। कैसे कॉमन फार्मूला आपको डेवलपमेंट को लेकर अपनाना होगा अगर इन पूरी बेल्ट को खत्म करना है, जो कि सिक्योरिटी जरूर है लेकिन हमें उसे कमजोर नहीं देखना चाहिए। 4 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात जो है वो नेतृत्व का है, राज्य के नेतृत्व का है। केंद्र में तो नेतृत्व मिल ही रहा है, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। राज्य में नेतृत्व 3 स्तर के हैं। एक मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव की होती है और डीजी पुलिस की होती है, ये स्टेट लेवल पर होता है। दूसरा एक होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसपी, जो नेतम साहब कह रहे थे, और ऑफिसर्स होते। और तीसरा अब पंचायत के लीडरशिप पर भी ध्यान देना। पंचायत के जो लीडर होते हैं तो ये कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इन तीनों को लीडरशिप रोल्स पर। फिर पुलिस की पोस्टिंग की बात की, आईआर भी बहुत बढ़िया काम हुआ है। दूसरी समस्या है, और मैं इसलिए इसको लाना चाहता हूं कि आप क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं। मिनिमम आपको स्कूल का करना है, एजुकेशन, लैंड रिकॉर्ड्स ठीक करना है, दूसरा हेल्थ ठीक करना है, और तीसरा क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं। खेती के लिए क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस चाहिए, नए खाद चाहिए, नए किस्म के बीज चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ों में एक नई पहल कर दी है। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो बहुत अच्छी बात हुई है अभी, जिस पर अभी ध्यान नहीं गया है लोगों का। ये जो इस साल का बजट बना है ना, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। नक्सलिज्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस साल के बजट को ठीक से परखने की जरूरत है। क्या खास आप देखते हैं? अब जब आप कहते हैं ना कि हम एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो आपका है इंश्योरेंस की बात है, क्रॉप इंश्योरेंस की बात है। जब आप नए, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बजट में कही है, क्रॉप इंश्योरेंस तो पहले कुछ आ गया था, वो है कि हम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे उसमें सारी बातों को देखेंगे और उसके 50% ज़्यादा देंगे, उसमें लेबर को भी देखेंगे, फैमिली लेबर को भी कैलकुलेट करें। तो ये जो है, ये जो नक्सलिज्म है उसको तोड़ देगा। आप खेती कर रहे हैं और खेती में भी एक बड़ी बात आने वाली है नेतम साहब, और पार्लियामेंट में आपको इसको सपोर्ट करना होगा। नई बात जो आ रही है वो ये है कि जो भूमि का मालिक है, सरकार की जमीन है, सरकार मालिक है, आपकी जमीन है तो आप मालिक हैं, लेकिन जो आदमी टेनेंट है आपका, जो बटाईदार जिसको आप कहते हैं, उसका भी नाम होगा और वो लोन ले सकता है और उसको एमएसपी मिलेगा। तो उससे आप करें कि तस्वीर में तो और ज्यादा भरोसा जगेगा और उससे, हाँ, उसके साथ ही साथ मैं ये कही दूं, ये जरूरी है हेल्थ केयर, इंश्योरेंस मिलेगा उसको, और इंश्योरेंस के अपने नियम हैं। हेल्थ रजिस्ट्रेशन सिर्फ लेकिन एक जो वेलनेस सेंटर में होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा। तो जब ये लिंकेज आप करेंगे, इसलिए मेरी राय है, जो कि प्रशासनिक राय है, कि आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार के जो हैं, वो एक बड़े ऑफिसर, स्पेशल सेक्रेटरी या किसी के अंदर एक मौलिक कैसे काम करना है नक्सल एरिया का, ये जो 54 डिस्ट्रिक्ट आप बता रहे हैं, उसमें इस स्कीम को कैसे ले जाना है, और उसमें वो फाइनेंस के लोग को रखें, एग्रीकल्चर को रखें, हेल्थ को रखें, और नीति आयोग के आदमी के रखें, और पार्लियामेंट के सामने ये बात आए कि ये हम फोकस नक्सल एरियाज के लिए करना। लेकिन एक चीज जो है, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो शुरुआत जब हुई और जिस तरीके से इन आंदोलनों से और इस विचारधारा से निपटा सरकारों ने, कि बंदूक के जरिए निपटा जा सकता है, लेकिन बाद में इतना हुआ कि नहीं, आप सोच को बदलना होगा और जो उनके अधिकारों का दर्द है उसकी तरफ भी फोकस करना होगा। आप जब आप जाते हैं इस वक्त अलग अलग इलाकों में, जो सोच और भरोसे की बात थी, उसमें कितना बड़ा फर्क दिख रहा है वहां की जनता में, हमारे प्रशासन को लेकर, सरकारों को लेकर, और ये फर्क कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि
जितना मैं जाने के बाद मेरे को पता लगा कि एक बहुत अच्छी चीज मैं बताऊंगा। मैं मलकानगिरी का बात एक दृष्टांत देना चाहता हूं। मलकानगिरी में जो है कम से कम 13 गांव ऐसा है जहां कर के ओवरग्राउंड वर्कर्स जो नक्सल्स थे, उन्होंने ये डेवलपमेंट के लिए नक्सलिज्म छोड़ करके एसपी कोरापुट और एसपी मलकानगिरी के आगे आत्मसमर्पण कर दिए। और उनका जो उड़ीसा का चासी मुलिया आदिवासी संघ का जो हेड थे, जो नक्सलाइट्स हेड थे सब्यसाची पंडा, वो खुद ही सरेंडर कर गए। तो इससे पता लगता है कि डेवलपमेंट होने से इसका असर पड़ता है उनके ऊपर। प्लस डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशनल एफर्ट भी होगा और उसको ग्राउंड को होल्ड करना पड़ेगा। अब मैं एरिया का बात बता रहा हूं, जब जाकर के मैंने देखा इंडियन एयरफोर्स भी उधर है, बीएसएफ का हेलीकॉप्टर्स भी डिप्लॉयड है, साथ में हमारा आईआरबी, स्टेट पुलिस फोर्सेस 4-5 स्टेट्स के, और उसमें आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के फोर्स भी हैं। इस टाइप का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो अभी चल रहा है लास्ट 1 ईयर, मैंने कभी लास्ट 10 ईयर्स में नहीं देखा था। जो हमारा सर बता रहे थे, जो इंटरस्टेट बाउंड्री है, इंटरस्टेट बाउंड्री को अभी जो है लेटेस्ट जो है लास्ट 6 महीने में ड्रोन के ऊपर कवर किया जाता है, और कम्युनिकेशन जो है वहां से एयरफोर्स और बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट एडवांस ट्रूप्स जो है स्टेट आईआरबी के प्लस पैरामिलिट्री फोर्स सबके साथ कम्युनिकेशन लगाया गया है। तो इसका इफेक्ट जो है होल्डिंग ऑफ द ग्राउंड, इंटीरियर एरियाज में ऑपरेशन करना, ऑफ स्क्रीन हट करना, साथ साथ में जो डेवलपमेंट हो रहा है, पर्टिकुलरली हेल्थ का डेवलपमेंट, एजुकेशन का डेवलपमेंट, प्लस पावर का डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट, ये जो है उनका मनोबल को बिल्कुल हरा चुका है। और ये लास्ट स्टेज है। अगर यही चीज मैं बताता हूँ 2 साल चलेगा, नक्सलाइट्स एंड जरूर इस 4 स्टेट में भी हो जाएगा। निताम साहब, एक आखिरी रिएक्शन आपका कि राजनीतिक तौर पर और क्या तमाम विचारधाराएं, चुनाव जिसका जिक्र वाल्मीकि साहब ने किया, इसे दूर हटकर और मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है? देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां, ये बात सही है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां उनके भरोसे में चुनाव लड़ती हैं और उनके सपोर्ट लेती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम शुरू से हम सिद्धांतों की राजनीति करने वाली पार्टी है, और हमने शुरू से ही, हमारे तीसरी बार सरकार है छत्तीसगढ़ में, और सरकार भी हमारी बनी है तो हम लोगों ने कमिटमेंट के आधार पे बनाया। हमारा कमिटमेंट ये था कि हम नक्सलियों के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे, और ये सिर्फ कहना नहीं हुआ बल्कि हम लोगों ने करके दिखाया है। इसलिए लोगों का भरोसा भी हमें तीसरी बार भी मिला, और इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं, और इसे हमें आगे तक जो है ले जाने के लिए इसका पूरी तरह से आप लोग पहल करेंगे दूसरे दलों के साथ। आखिरी कमेंट वाल्मीकि साहब आपका, जिस तरीके की तस्वीर जो कहा विशाल जी ने कि बहुत अहम है कि आखिरी ये मोर्चा है, लेकिन इस मोर्चे को इससे जो जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, ज़्यादा मजबूती के साथ हमें इसको आगे ले जाना होगा अगर उसे ख़त्म करना है। देखिए, ये परिवर्तन की समस्या है, द प्रॉब्लम ऑफ चेंज जिसको हम कहते हैं। ये रैपिड मॉडर्नाइजेशन हुआ है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किधर जाना है, क्या करना है। और दूसरी समस्या है फेल्ड आइडियोलॉजी की। ये जो विचारधारा जिस पर वो चल रहे हैं उसमें कुछ है नहीं, वो फेल्ड लोग समझ भी रहे हैं, इसलिए शायद लोग अब समझ रहे हैं। तो ये बात आगे बढ़ रही है। जो मिश्र जी ने कहा ना, टेक्नोलॉजी जो नई आ रही है, उसमें मेरी यही राय है आपसे, और आपसे भी है, और आपसे भी है, वो प्रो पीपुल होना है। उसको ऐसा नहीं लगे कि ये ऑपरेसिव। और खुशी की बात यह है कि हमारे जो नए एसपीज और डीएम्स हैं जिलों में, वो टेक्नोलॉजी समझते हैं, उसको हैंडल करना जानते हैं। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, और फिर उसको दोहराता हूँ, ये जो नया मौका मिला है नक्सल डिस्ट्रिक्ट्स को समझने का, एग्रीकल्चर में और हेल्थ में, और इधर टेक्नोलॉजी सपोर्ट से जो आपने विस्तार में उसको कहा, कंबाइन करके डेवलपमेंट की गति को जाना चाहिए। और ये तो समस्या विचारधारा की है, परिवर्तन की है। वो जब इस लाइन पर आ जाएंगे तो उनके बच्चे कल आईपीएस आईएएस बनेंगे, और राजनीतिक दौर में भी आएंगे। यानी कि वक्त जो कहा आपने वाल्मीकि साहब, उसी से मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि विचारधारा के साथ जिस तरीके से विकास और परिवर्तन की बयार है, उसमें उस
शख्स को, यानी उन इलाकों में जो लोग उस विचारधारा के साथ भ्रमित होकर जुड़े थे, उनको देने की कोशिश हो और जो अधिकार और जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाई जाएं। परिवर्तन अवश्यंभावी है और जो जिले 55 तक आ चुके हैं, ये संख्या जल्द ही 0 तक पहुंच सकती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।